नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जीएसटी एफएक्यू सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9 जो आईसीआई ने इशू किया है, वेदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड ऑफिस एक्सपेंसेस टू ब्रांच ऑफिस वुड कंस्टिट्यूट सप्लाई। अब देखिए बड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड ऑफिस एक्सपेंसेस टू ब्रांच ऑफिस। तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। और ये मान लीजिए हमने हेड ऑफिस ने ब्रांच ऑफिस को सेटअप करने के लिए कुछ पैसे दिए, वो पैसे से वो खरीद रहा है, अगेन नॉट ट्रीटेड है सप्लाई। पैसा कैश पर सी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, देयरफॉर नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। तो इसीलिए सप्लाई नहीं है। और दूसरा, अगर हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस इवन इफ दे आर सेपरेटली रजिस्टर्ड देन आल्सो नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई सिंस कैश इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज। ये हमने यहां पर लिखा नहीं है, हम लोग इसको लिख देते हैं। तो ये हमने लिख दिया, कैश इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज देयरफॉर नॉट ए सप्लाई। हाउएवर कस्टम्स एक्ट में देखेंगे तो कैश इज ट्रीटेड एज गुड्स। कस्टम्स एक्ट में दो, अगर कस्टम्स एक्ट में कैश इज ट्रीटेड एज गुड्स तो क्या उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है? कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्टेड है। लेकिन कैश को गुड्स मानने से दे आर कंपेलिंग द पैसेंजर्स और एनीवन एल्स टू डिक्लेयर द कैश इन हैंड, इसीलिए। लेकिन यहां पर इन जीएसटी इट इज नीदर ट्रीटेड एज गुड्स नॉर सर्विसेज देयरफॉर नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिखे, लेकिन ये बात नहीं लिखी। मैं पढ़ूं अगर इसको, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन हैज बीन इंट्रोड्यूस इन जीएसटी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 25 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीए। तो आप पढ़ लीजिएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। एक बात मैं और इसमें बताना चाह रहा था कि मान लीजिए हेड ऑफिस ने ब्रांच ऑफिस को कोई रीइंबर्समेंट किया एंड दैट रीइंबर्समेंट इज बाय वे ऑफ सब्सिडी। तो इसमें दोनों में एग्रीमेंट यह है कि अगर ब्रांच ऑफिस अपने यहाँ से कोई गुड्स बेचेगा तो कम दाम में बेचे और उसका रीइंबर्समेंट हमसे ले ले, दैट इज ए सब्सिडी। अगर वो सब्सिडी है, दैट इज नॉट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बट एंड इट इज कनेक्टेड विद द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो ब्रांच ऑफिस के हैंड में वो ट्रांजेक्शन वैल्यू का पार्ट बनेगा और ब्रांच ऑफिस को उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। दिस इज माई हम्बल सबमिशन। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई, जो आप पढ़ भी लीजिएगा। और एक बात जो इन्होंने लिखा भी है कि अगर हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस आर सेपरेटली रजिस्टर्ड इवन इन सेम स्टेट और इन डिफरेंट स्टेट है तो ऑब्वियसली वो डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया। सेम स्टेट में है तो एज्यूमिंग दे आर सेपरेटली रजिस्टर्ड, तो इनके बीच में फिर अगर सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा तो उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स, क्रॉस चार्ज ये सब की भी आएंगे जो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल थे कि हेड ऑफिस का कोई एम्प्लॉय ब्रांच ऑफिस को मेंटेन कर रहा है तो क्या एम्प्लॉय हेड ऑफिस का एम्प्लॉय मानेंगे कि वो ब्रांच ऑफिस को भी सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। तो ये सब बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट हैं जो आज भी इसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये सारे कुछ लिखा हुआ आप पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में। कैन सब्सिडी रिसीव्ड अंडर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर जीएसटी? Answer: The Pradhan Mantri Awas Yojana credit linked subsidy scheme was implemented to help the urban poor population by increasing the institutional credit flow to meet their housing needs. तो ऑब्वियसली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को सब्सिडी देती है तो इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट बन नहीं सकता है। तो उन्होंने ये लिख दिया, इन व्यू ऑफ द अबव सब्सिडी रिसीव्ड अंडर CLSS फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट फॉल अंडर द स्कोप ऑफ सप्लाई। और मुझे ये स्कीम जहाँ तक याद आ रहा है कि कोई बिल्डर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई बिल्डिंग बनाता है, उसको वो कम दाम में बेचता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देती है, तो वो उसके ट्रांजेक्शन वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। और इसमें रेट ऑफ टैक्स ये सब भी मुझे लगता है कम होंगे अगर वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अकॉर्डिंग बनाता है। तो उसके उस योजना के तहत कोई बिल्डिंग बेचता है तो उस पर या तो जीएसटी 0 होगा या फिर कम होगा। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई ये कहता है कि अगर सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कोई और देता है, जो हमने अभी क्वेश्चन 9 में भी डिस्कस कर रहे थे, तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट तभी बनेगा व्हेन दैट सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस। तो जो मैं सप्लाई कर रहा हूं उससे डायरेक्टली लिंक्ड है तो वो बनेगा। लेकिन मैंने सब्सिडी दिया कैपिटल एसेट खरीदने के लिए, कोई एसेट खरीदने के लिए विच इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू द सप्लाई, तो वो सब्सिडी ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11
ये बहुत आसान सा क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्जेम्प्टेड सप्लाई? और एग्जेम्प्टेड सप्लाई का मतलब सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट के द्वारा नोटिफिकेशन आता है या ऑर्डर आता है, उसमें एग्जेम्प्ट दिया जाता है, चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स का हो या सप्लाई ऑफ सर्विसेज का हो। नील रेटेड सप्लाई कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। एक्साइज में ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था, लेकिन जीएसटी में नील रेटेड का आज के डेट में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दो देर आर सर्टन ओपिनियन कि इनको हम नील रेटेड बोलेंगे, लेकिन एज पर माई हम्बल सबमिशन देयर इज नो नील रेटेड सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई या नॉन जीएसटी सप्लाई दो हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। नो सप्लाई शेड्यूल 3 में जितने भी सप्लाई दिए हुए हैं वो नो सप्लाई है, प्लस जो गुड्स ही नहीं है, जो सर्विसेज नहीं है, वो भी नो सप्लाई है। जो ऐसा हमने कैश के केस में बताया था, कैश इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, देयरफॉर नो सप्लाई। फिर है जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई वो सप्लाई है, सप्लाई एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज विच इज आउटसाइड इंडिया एंड सप्लाई टू एससीजेड। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज आउटसाइड इंडिया, लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में देर आर सर्टन 5 कंडीशन विच शुड बी सेटिस्फाइड, देन ओनली इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पर ये सारी कहानी उन्होंने, एकदम डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं थी। और इन्होंने जो भी लिखा है ऑब्वियसली सही लिखा है। तो ये है जीरो रेटेड सप्लाई, सेक्शन विक्शन के द्वारा एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप ये पढ़ लीजिएगा। अब इसमें मैं अगर ये बोलूँ कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल, तो यहाँ लिखा हुआ सप्लाई ऑफ अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दैट इज नॉन जीएसटी सप्लाई। लेकिन इंडस्ट्रियल अल्कोहल विच इज नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दैट इज टैक्सेबल सप्लाई। सप्लाई ऑफ नॉन अल्कोहलिक टॉडी, टॉडी एक तरह का जूस है, विच इज एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, और ये सप्लाई ऑफ नॉन अल्कोहलिक टॉडी इज गुड्स, देयरफॉर इट इज ए एग्जेम्प्ट सप्लाई। Now, question number 12, what is the concept of deemed supply under GST law? तो अगेन ये बहुत सी डायरेक्ट क्वेश्चन है। शेड्यूल 1 में इफ देर इज अ सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, और इसमें 4 लिम है, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। तो अगर ऐसे एसेट जिस पे आपने आईटीसी क्लेम किया हुआ है, उसका परमानेंट ट्रांसफर करते हैं या डिस्पोजेबल करते हैं, यानी कि आप फ्री में देते हैं, चाहे वो रिलेटिव को दे या नॉन रिलेटिव को दे, इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई। लेकिन मान लीजिए मोटर कार है जिसका क्रेडिट ही ब्लॉक है, उसको आप फ्री में देते हैं टू नॉन रिलेटिव, नॉट ए सप्लाई, लेकिन टू रिलेटिव देंगे तो ये लिमिट 2 में आ जाएगा। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स, और रिलेटेड पर्सन कौन है, सेक्शन 15 के एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज इन वैल्यू इन ए फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आर रिलेटेड पर्सन, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कैश गिफ्ट देता है तो बोनस है, इट इज नॉट ए सप्लाई, अगेन कैश इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज। फिर प्रिंसिपल एजेंट के बीच में ट्रांजैक्शन हो विदाउट कंसिडरेशन, इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई। और import of services by a person from a related person or from any of his other establishment outside India in the course of furtherance of business। अब इसको अगर पढ़ने के बाद अगर मैं हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस में आऊं, तो जहां पर हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस का जो हमने अभी पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 10 में, तो हेड ऑफिस इज आउटसाइड इंडिया, ब्रांच ऑफिस इन इंडिया, और हेड ऑफिस ने कोई सर्वर रखा हुआ है और ब्रांच ऑफिस सर्वर को यूज करता है, दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जहां पर आपको सोचना होगा कि कौन सा क्लॉज एप्लीकेबल होगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आए, वेदर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर नो आईटीसी इज अवेल्ड इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन इज लायबल टू टैक्स अंडर जीएसटी लॉ। तो नो आईटीसी इज अवेल्ड, अगर नो आईटीसी इज अवेल्ड है और वो ट्रांसफर होता है, परमानेंट ट्रांसफर होता है या डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो इट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। लेकिन अगर आईटीसी अवेल किया हुआ है तो गवर्नमेंट को तो दोनों हाथों से लड्डू नहीं चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है या तो आउटपुट टैक्स दे दीजिए या आईटीसी रिवर्स कर लीजिए। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जो परमानेंट डिस्पोजल होता है या फिर डोनेशन होता है, या तो उससे हम आईटीसी रिवर्स करवा लेते या फिर हम उससे जीएसटी ले लेते। दे थॉट दैट इससे अच्छा है कि हम उससे जीएसटी ही ले लें अगर आपने आईटीसी क्लेम किया हुआ है तो। लेकिन ये अगर डोनेशन ऑफ मोटर कार जिस पे आईटीसी ब्लॉक था, इसको अगर आप ट्रांसफर करते हैं, डोनेशन देते हैं एनजीओ को या किसी और को, तो इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे,
क्योंकि ना आईटीसी रिवर्स करना है, नहीं तो सप्लाई क्यों मानेंगे। लेकिन अगर यही मोटर कार आप रिलेटिव को डोनेट करते हैं या डिस्टिंक्ट पर्सन को डोनेट करते हैं तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। क्वेश्चन 14, a company gives Diwali gifts to its employees where the overall cost in lakh of rupees but individual employee gift cost does not exceed 50,000। तो यहां पर इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड एक्सीड 50,000 तभी सप्लाई मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। अब कहानी ये है कि अगर अप टू 50,000 को हमने सप्लाई नहीं माना और फ्री में दिया गया है तो क्या उसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, बिकॉज वो फॉल करेगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में। तो आंसर इज यस। एक्सीडिंग 50,000 को आप सप्लाई मान लो, आउटपुट टैक्स दे दो। अगर सप्लाई नहीं मानोगे तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, दो में से कोई एक काम करना पड़ेगा। तो ये उन्होंने लिखा नहीं है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा और हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, उसको जरूर से विजिट कीजिएगा। वहाँ पर हम लोग जीएसटी की क्लासेस भी चलाते हैं और बहुत अच्छी क्लासेस हैं, आप उसको जरूर से एक्सप्लोर कीजिए। थैंक यू सो मच।